अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर जावेद इकबाल डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच। आज का हम जी आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के हवाले से एक बेसिक जो चीज़ है उस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इंसुलिन। तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। साहिवाल से फ़रीद खान पूछते हैं कि वो 16 साल के हैं और ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं पिछले 2 साल से, और इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं 70-30, ठीक है। और पूछते हैं कि शुगर जो रात को है, दिन को है, वो 300 हो जाती है और रात को 2 बजे कम हो जाती है। तो रहनुमाई फरमाइए इनके लिए, आप क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन के पूछने में थोड़ी सी लगता है आपने एज उनकी चेंज कर दी। 56 ईयर है वो, और नहीं यहाँ पे उन्होंने मुझे 56 ईयर के हैं तो उनकी डायबिटीज़ को ड्यूरेशन 16 साल हो गई। 2 साल से इंसुलिन मैंने दरमियान में, चूँकि आपने डिस्कस पहले किया था, अच्छा ठीक है, तो इसलिए बात। अच्छा, तो पिछले 2 साल से वो इंसुलिन इस्तेमाल करें। इंसुलिन कौन सी लिखी है उन्होंने, कौन सी इस्तेमाल करें? 70-30 इस्तेमाल करें। और दिन को उनकी हाइपर रहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, और रात के 2 बजे वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार रहता है। ये वो मरीज़ हैं जो अक्सर हमारे मरीज़ों का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो डॉक्टर साहबान के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक किस्म की ही इंसुलिन दे दी जाए, ठीक है, जिसका नाम 70/30 है। ये 70/30 हिमोलिन 70/30 के नाम से भी आती है, ये मिक्स स्टार्ट 30 के नाम से भी आती है, और अब एक नई जो इंसुलिन है वो पेन में आती है, वो नोवो मिक्स 30 है। ओके, मिक्स स्टार्ट का भी पेन अवेलेबल है, नोवो मिक्स 30 का भी पेन अवेलेबल है। उसमें भी 30 और 70 की रेशो से इंसुलिन होती है। आज मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं 70-30 इस्तेमाल करने में, अगर वो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो फिर अपने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें। ठीक है। सेम प्रॉब्लम्स के साथ कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो उन्होंने बताया कि दिन की मेरी शुगर हाई होती है जब मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मेरी शुगर हाई होती है, और रात को जब मैं 2 बजे उठता हूँ तो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ उठता हूँ, यानी लो शुगर के साथ। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए 70/30 का मतलब है कि 2 किस्म की इंसुलिन एक शीशी में या एक वायल में इकट्ठी है, यानी एक है 70% उसका पोर्शन और एक है 30%, दोनों को हमने एक खास रेशो मिक्स कर दी है। इसमें जो 30% है वो रैपिड एक्टिंग है, यानी जिसने आपके खाने के 2 घंटे बाद शुगर को कवर करना है, या उसको आप रेगुलर इंसुलिन कह लें। और जो 70% पोर्शन है वो एनपीएच का हिमोलिन एन का है, उसका असर रात के 2 बजे शुरू होता है और सुबह 8 बजे तक जाता है। अच्छा, यानी जब आप एक टीका रात को 8 बजे लगाते हैं तो पहले जो 6 घंटे हैं उसमें हिमोलिन आर का असर आ रहा होता है जो 30% है, और अगले 6 घंटे में 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक हिमोलिन एन का असर आता है जो कि 70% है जी। इसका मतलब है अगर पेशेंट रात के 8 बजे 20 यूनिट्स लगाता है तो 20 यूनिट्स में कोई 6 यूनिट जाते हैं हिमोलिन आर के और 14 यूनिट जाते हैं हिमोलिन एन के। अब ये 14 यूनिट्स रात के 2 बजे कई पेशेंट्स के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, अच्छा, और कई पेशेंट्स के लिए कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनके लिए वो 70% पोर्शन ज़्यादा होगा वो रात के 2 बजे लो शुगर से उठ जाएंगे, और ऐसे पेशेंट जिनके लिए ये पोर्शन कम होगा वो सुबह उठते हुए हाइपरग्लाइसीमिया के शिकार होंगे। तो अब आप अगर एक मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें आपने 30% आर डाली हुई है और 70% एन डाली हुई है, तो अगर आप यूनिट्स कम करेंगे तो दोनों के यूनिट्स कम हो जाएंगे, आर के भी और एन के भी, और अगर आप इनके बढ़ाएंगे तो दोनों के बढ़ जाएंगे। तो एक प्रोपोर्शन सेट करना, तो प्रोपोर्शन, तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम स्विच करते हैं ये स्प्लिट वायल्स पे, 2 डिफरेंट वायल्स ले लेते हैं, हिमोलिन आर की, हिमोलिन एन की, और उनको एक सिरिंज में मिक्स कर लेते हैं। अब इस पेशेंट का हाल ये है कि रात की जो एनपीएच इंसुलिन है उसको हम कम रखेंगे ताकि रात के 2 बजे लो ना हो, और आर का पोर्शन थोड़ा बढ़ा देंगे, दिन का जो आर का पोर्शन है बढ़ा देंगे। एज ए रिजल्ट उनके खानों के 2 घंटे बाद शुगर ज़्यादा नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी, अच्छा, जो भी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पेशेंट 70-30 के ऊपर आप मेंटेन नहीं हो रहे आपके लेवल्स, और कहीं आप हाई ब्लड शुगर का शिकार हो रहे हैं और कहीं आप लो ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं, तो आपको 70-30 या मिक्स स्टार्ट 30 के पेन छोड़ के आपको सेपरेट वायर्स ले लेनी चाहिए और उनको एक सिरिंज में मिक्स कर लेना चाहिए।
जिस रेशो से आपके डॉक्टर तजवीज़ करें और उसी रेशो से फिर उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है। आपको एक प्लान के तहत उनको टाइट्रेट किया जा सकता है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी टाइट्रेशन समझने में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो ऐसे मरीजों में भी इंसुलिन लेने का प्लान फेल हो जाता है। फिर वो जो मकसद एक होता है मकसद होता है वो जो उन्होंने टाइट कंट्रोल करना है वो नहीं कर पाते, वो जो उन्होंने वेट गेन से बचना है वो वेट गेन भी होना शुरू होता है, क्योंकि कहीं अननेसेसरी इंसुलिन जाती है और कहीं पे जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो नहीं जाती। यानी कि बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी इंसुलिन मैनेज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसुलिन लेना और टाइट्रेट करना दो डिफरेंट स्टेप्स है। स्टार्ट करना कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं है, उसको टाइट्रेट करके अपने टारगेट अचीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके लिए उनके डॉक्टर की भी तवज्जो चाहिए और मरीज़ की अपनी भी तवज्जो चाहिए। और फिर उसको गाइड प्रॉपर किया जाए, और प्रोवाइडेड कि वो गाइडेंस लेना चाहता है कि नहीं, सीखना चाहता है। अगर आपका मरीज इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो शीशियाँ पकड़ाएं, मुझे बता बस लगाई जाएंगे कि बस इंसुलिन लगानी, मैंने समझना कुछ नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक। मरीज को भी इसकी इंटेंशन शो करनी पड़ेगी कि मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बात है, दोनों की विल चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया, हमने इतना अच्छा गाइड किया, यकीनन जिन्होंने पूछा उनको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा ये गाइडलाइन का। अच्छा, इंसुलिन है क्या, और बुनियादी जो इंसुलिन की बुनियादी इकसाम कौन कौन सी है, इस पर रोशनी डालिए। इंसुलिन एक केमिकल हार्मोन है जो बेसिकली पैंक्रियाज लबलबा से पैदा होता है, जिसका काम ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना है और जिसका काम बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में हिस्सा लेना है और बॉडी में फ़ैट की ऑक्सीडेशन को, ये फ़ैट के थ्रू एनर्जी हासिल करने के सोर्स को कम करना है। एज ए रिज़ल्ट बॉडी में कीटोन्स का नाम बनना, ये सारा भी इंसुलिन की मौजूदगी का मरून मिन्नत है। पूरी बॉडी में एक हार्मोन ऐसा है इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, कम कर रखता है और सत्ता के अंदर रखता है, नॉर्मलाइज करता है जी। बाकी सारे हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। अच्छा। मसलन ग्लूकागोन उसका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, कार्टिसोल जो हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो भी आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन ब्लड शुगर को बढ़ाता है, एपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। अच्छा। तो ये एक अकेला केमिकल है जो इन चार के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, तवाज़ुन बरकरार। एक इंसुलिन सब पे भारी, ये वो वाली बात है। तो ये जो एक इंसुलिन है ये बेसिकली सारे बाकी हार्मोन्स के ऊपर ये हावी आ जाती है और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज रखती है। अच्छा। तो इंसुलिन ए की जो डिस्कवरी है ना, ये जिस वक्त हुई थी उस पर जिस साइंसदान ने डिस्कवरी की थी उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसलिए इंसुलिन के बारे में जो हमारे मिस पाए जाते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ है, वो सही नहीं है। अगर वो बुरी चीज़ होती तो उस पर नोबेल प्राइज़ तो ना मिलता। नोबेल प्राइज़ तो उसी पे मिलता है जो अच्छी चीज़ हो। तो इंसुलिन एक अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि आप उसको जुडिशियस यूज़ करें और उसको सही उसकी डोज के मुताबिक यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, और अपना साथ में डाइट का ख्याल रखें, अपनी वॉक का ख्याल रखें, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। क्योंकि अमूमन जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से मैं ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये इंसुलिन लगाऊंगा इससे मुझे कुछ होगा तो नहीं, ये भी पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन लगा लूँगा तो फिर खाना पीना तो जो मर्जी खाना ये तो फायदा क्या इंसुलिन लगाने का जी, अब खाना पीना में अपनी मर्जी से नहीं खाना। तो इसका मतलब है कि इंसुलिन लगाने में ये एम नहीं होना चाहिए कि अब हम जो मर्जी खाएं पिए, आप खाएं पिएंगे वही जो इत्तेदाल के साथ खाना। इंसुलिन भी तभी वर्क करेगी जब आप अपने खाने पीने को उस हिसाब से रख रहे हैं जिस हिसाब से आप इंसुलिन, अदरवाइज इंसुलिन से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब इंसुलिन की जो बुनियादी इकसाम है वो दो मेन इकसाम है, एक कहते हैं उसको रेगुलर इंसुलिन और एक कहते हैं NPH। अच्छा। जो रेगुलर इंसुलिन है वो आधे घंटे या 1 घंटे में अपना असर शुरू कर देती, ब्लड में शामिल हो जाती है। उसके असर का जो पीक है वो कोई 3 घंटे के बाद आ जाता है और अगले 3 घंटे फिर वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखती है, कोई 6 से 8 आवर बॉडी में रहती है। यानी इसको हम इस इंसुलिन आर को या रेगुलर को हम हिमोलिन आर के नाम से जानते हैं। एक्ट्रापिड इसका एक नाम है, एक्ट्रापिड समझ लें, और इसका यही इंसुलिन जो है वो इंसुगेट आर के नाम से भी अवेलेबल है। ये 3 डिफरेंट इंसुलिन अवेलेबल हैं, लेकिन ये तीनों बेसिकली रेगुलर इंसुलिन हैं। इसकी एक निशानी ये है कि इसको हम सादा इंसुलिन भी कहते हैं, यानी पानी नुमा होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। जो दूसरी इंसुलिन है वो दूधिया होती है, उसको हम NPH कहते हैं। अच्छा, NPH का ये काम होता है कि वो अपना असर 6 घंटे बाद पीक पे ले जाती है और अगले 6 घंटे उसका पीक मेंटेन रहता है।
तो वो 12 से लेके 16 घंटे तक यानी कि अपना वो असर डाउन रखती है। होते हुए भी 12-16 घंटे ले जाती है। निकाल जाती है। तो इसलिए जब शाम को हम आर और एन मिला के लगाते हैं तो पहले 6 घंटे आर का असर रहता है रेगुलर का, और अगले 6 घंटे एन पेज का असर रहता है एन का, तो मिल के वो 12 घंटे कवर कर जाती यानी है। कि बाद दोबारा नहीं लगानी पड़ेगी, रात को नहीं लगानी पड़ती। इसी तरह जब वो सुबह लगा लेते हैं तो लंच पे नहीं लगानी पड़ती। राइट, यानी कि वो तभी अपना असर शुरू करेगी जब उसका टाइम शुरू होगा, जब तक पहली का ख़त्म हो चुका हो। तो ये दोनों को मिला के जब लगाते हैं तो हमारे को 24 आवर कवर हो जाती है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मसलन रात के 2 बजे जब हीमोलिन एन का असर शुरू होगा तो उस वक्त शुगर लो होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। या तो मरीज़ जाग रहा हो, कुछ खाए पिए, वो अलग बात है, अदरवाइज उसको ख़तरा मौजूद रहेगा लो होने का। अच्छा, दिन को ये ख़तरा मिनिमाइज हो जाएगा लो शुगर का, इसलिए एक्टिव होता कि आपने 8 बजे लगाई है और 2 बजे आपने लंच करना है। जो ही 2 बजे एन का असर आएगा ऊपर, वो मरीज़ अपना लंच कर रहा होगा तो शुगर लो होने का ख़तरा टल जाएगा। राइट, तो इसलिए ये एक, जब आप अपनी खाने की प्लानिंग करते हैं तो आपको इंसुलिन के एक्शंस का पता होना चाहिए कि कौन सी इंसुलिन का कब मैक्सिमम असर है, उसके साथ हमने कुछ खाना है या नहीं खाना। राइट। अब फॉर एग्जांपल आपने सुबह नाश्ते में से पहले इंसुलिन लगाई है तो आप 45 मिनट पहले इंसुलिन लगाएं। ठीक है। 45 मिनट बाद आपके रेगुलर इंसुलिन बॉडी में ब्लड शामिल होना शुरू हो जाएगी, आपने अपना खाना खा लिया। अच्छा, 3 घंटे बाद रेगुलर का असर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी अगर आपने 7:30 लगाई है तो 10:30 बजे हीमोलिन आर का असर मैक्सिमम हो जाएगा, पीक पे आ जाएगा। उस वक्त कुछ खाना चाहिए वरना शुगर लो होने का खाना, क्योंकि उस वक्त डाइजेस्ट भी हो चुका होता है। उस वक्त आप दफ्तर में होते हैं, आप कोई 2 फिक्के बिस्किट ले लेते हैं, 1 कप चाय ले लेते हैं, ठीक है, और वो भी सारी चीनी के बगैर, या 1 स्लाइस खा लेते हैं, या 1 फल खा सकते हैं अगर घर पे है तो, ठीक है। तो आपने उसके साथ मैच कर दिया, वो भी ऑप्शन आपको सूट करती है। बिल्कुल, आप उसके साथ मैच कर लेते हैं, इंसुलिन के एक्शन के साथ अपना खाना मैच करते हैं। अच्छा, ये मैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ही आप मिस मैचिंग करते हैं ना तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है या हाइपरग्लाइसीमिया होता है, गड़बड़ होती है। जैसे लोग कहते हैं कि जी हमें तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इंसुलिन लगाएं तो साथ ही सामने खाना रख लें। तो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब यही फरमाते हैं कि आप खाना सामने रख लें, वो उन्होंने ये नहीं फरमाया होता कि आप खाना खाना शुरू कर दें। शायद उन्होंने रोज़ों में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली खाना सामने का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि आपने इंसुलिन लगाई है तो अब आपका खाना रेडी होना चाहिए। ये ना कि खाना बनते 2 घंटे लग जाए, सही बात, या गैस ही चली जाए तो आपका खाना बने ही ना। तो इसलिए पहले खाना बन जाए फिर इंसुलिन लगा लें, और उसके आधे घंटे बाद खाना खा लें जब उसका पीरियड पूरा हो जाए, इंसुलिन लगने की ड्यूरेशन पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये है मैचिंग करनी होती है। अच्छा, फिर आपने इन्सुलिन एन लगाई हुई है साथ ही एक ही सिरिंज में मिक्स करके, तो उसका असर 2 बजे आना तो 2 बजे आप लंच कर लें अपना। ये एक सर्कल ऑफ, कहने की एक कंप्लीट डिसिप्लिन है। अगर आप हर चीज़ का एक रिदम बरकरार रखेंगे तो आप सही रहेंगे। आपने इंसुलिन के एक्शंस के साथ अपने खाने को मैच करना है। अगर आप मिस मैचिंग कर रहे हैं तो आप हाइपरग्लाइसीमिया का भी शिकार होते हैं और रात को हाइपोज का भी शिकार जाते हैं। तो मिस मैचिंग नहीं करनी। अच्छा, ये बुनियादी इंसुलिन हैं। अब अगर इन दोनों को हम आर को 30% और 70% एन को मिला लें तो इसको 70-30 कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे मरीजों को जब हम कहते हैं कि 2 डिफरेंट वायल से शुरू करें इलाज अपना, आर की अलग लें एन की अलग लें और इनको एक सिरिंज में मिक्स कर लें, डॉक्टर साहब मैं पहले बड़ा ठीक था, ये मेरा काम ख़राब हो गया, नई कोई इंसुलिन आप लगा दी। ये नई इंसुलिन नहीं है, यही आप पहले लगा रहे थे 70-30 में, हमने उनको सेपरेट करके आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिए। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पे हम आर और एन ही लगा रहे होते हैं। उनकी रेशो मुख्तलिफ हो सकती है, कहीं 70-30 होएगी, कहीं वो 50-50 होएगी, कहीं वो 25-75 है, कहीं 40-60 भी अवेलेबल है, तो उनकी नीड्स भी डिफरेंट होंगे। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो 70-30 ही कम्बिनेशन अवेलेबल है आर और एन में। वरना अगर हमारे पास 60-40 भी होता, हमारे पास 20-80 भी हो, 25-75 भी हो, तो हम हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको दे दें, ठीक है। तो इसलिए पहले हम फिर पाकिस्तान में हम ये करते हैं कि पहले आर और एन को मिला के शुरू करते हैं। हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को इतनी आर चाहिए, इतनी एन चाहिए। अगर तो वो 70-30 रेशो बन रही है तो हम उसको 70-30 का पेन दे देंगे। अगर को 50-50 बन रही है तो वो हिमोलॉग के साथ मिला के उसको दे देंगे। अभी 70-30 अवेलेबल है सिर्फ। तो ये बात है ना।
तो इसलिए थोड़ी बहुत जो इसमें जो क्या कहते हैं पेशेंट के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो इसको अपने जहन में कॉन्सेप्ट को समझ ले तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगी, ब्लड शुगर भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इंसुलिन की एग्जाम में कोई नई अभी दरियाफ्त मुतारिफ हुई है मार्केट में? अभी कल एक पेशेंट आए हुए थे, वो वहाँ पे जो है ना बाहर के मालिक में एक इंसुलिन लगा रहे थे डेग्लूडेक के नाम से। अच्छा। उसका असर कोई 36 आवर रहता है, 24 आवर के बाद भी असर कंटिन्यू रहता है। वो जिस तरह हमारे यहाँ लेंटस अवेलेबल है ग्लार्जिन के नाम से, उसका असर भी 24 आवर रहता है। हाँ। तो वो यहाँ पे उनको लग रहा था कि ये शायद अवेलेबल नहीं होएगी, तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे एक प्रिपरेशन राइजोडेक के नाम से अवेलेबल है, उसमें डेग्लूडेक का केमिकल है, अगरचे वो उसी रेशो में 70% 30% में, लेकिन अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी आलमोस्ट नई सारी इंसुलिन जो बाहर यूएसए में बनती हैं, यूएसए में नई इजादात होती हैं, उनको ज़्यादा देर नहीं लगती पाकिस्तान आते हुए, और नहीं तो दुबई के रूट से वो आ ही जाती है। तो दुबई आ जाएगी, दुबई से यहाँ आ जाएंगी, और फिर जब लाइसेंसिंग हो जाती है तो फिर वो अवेलेबल हो जाती है मेडिकल स्टोर्स में। तो हमारे यहाँ भी जो इंसुलिन ऐड हुई हैं उनमें ये एक तो टूजियो के नाम से ऐड हुई है, जो एक लॉन्ग एक्टिंग 24 आवर वाली इंसुलिन है, 24 घंटे में एक दफ़ा लगने वाली। उस लेंटस उसको उसने रिप्लेस किया तोजियो ने। हाँ। तोजियो में कंसनट्रेशन उसकी ज़रा कम जाती है, तो वॉल्यूम जो इंजेक्ट करते हैं वो कम लगता है। और ये जो राइजोडेक का मैंने जिक्र किया, ये 36 आवर उसका एक्शन रहता है उस इंसुलिन का, और उसमें 2 कंपोनेंट है, एक शॉर्ट एक्टिंग है और एक लॉन्ग एक्टिंग है। तो जिन लोगों को डिनर के बाद भी शुगर आई होती है और फास्टिंग भी आई होती है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 नई इंसुलिन 2019 में हमारे पास आई हैं, और भी पाइपलाइन में लगी हैं, आने वाली है, बस इस पे काम तो ऑब्वियसली चल रहा है। अभी एक कॉम्बिनेशन आने वाला है जिसमें एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होगी और एक वेट कम करने वाला इंजेक्शन होगा, उसको लिराग्लुटाइड कहते हैं। रियली आप जब एक पेन लगाएंगे तो आप वेट कम करने वाली केमिकल भी लगा रहे हैं और एक जो है आप शुगर कंट्रोल करने वाला भी लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जितनी जितनी तरक्की हो रही मेडिकल की फील्ड में या मेडिसिन में, अभी हम बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि अच्छा जी इंसुलिन लगा रही है, अब तुम चाहे जो मर्जी खाएं। अभी आपने कहा कि एक वेट मैनेज करने का टीका भी है, IR है, तो फिर अब लोग ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे कि क्या ज़रूरत है वॉक करने की, क्या ज़रूरत है खाने में परहेज करने की। बेशक वॉक भी लोग करते हैं और डाइट का भी ख्याल रखते हैं, तो भी कुछ वेट गेन इंसुलिन के साथ हो जाता है। अच्छा, अगरचे हम डॉक्टर्स उस वेट गेन को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं करते कि हम इंसुलिन के खिलाफ नहीं करना चाहते लोगों को। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ अल्टीमेट तो कहते हैं ना, द लास्ट रिजॉर्ट जो है वो तो अगर वेट गेन हो रहा है तो फिर उसको वेट गेन को रोकना भी है ना। तो लिराग्लुटाइड से ये फ़ायदा होता है कि वो पेशेंट खाना पीना वैसे ही ज़रा कम रखते हैं, उनको हम एक आर्टिफिशियल वे में उनकी भूख को ज़रा कम रखते हैं। एज ए रिजल्ट वो उस तरह नहीं खाना शुरू करते जैसे बाकी मरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन लगाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी, पहले भी ये दोनों टीके अवेलेबल हैं लेकिन सेपरेट अवेलेबल है, एक अलग लगता है एक अलग लगता है। अच्छा, तो 2 टीके तो कोई नहीं चाहता, कॉम्बो आ जाएगा तो कॉम्बो आ जाएगा। अब ये कॉम्बो आ जाएगा लिराग्लुटाइड के साथ डेग्लूडेक का, और ये अब पाइपलाइन में बस आने वाला है, इंट्रोडक्शन हो गया हुआ उसका। समझिए कि 1-2 महीनों में ट्रायल टेस्टिंग चल रहे होंगे कुछ, और जो ही आ गया ट्रायल भी हो गए, बस जो ही आना है तो फिर आपको पता है यहाँ पे पहले उसका प्रोग्राम कर देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इंसुलिन लगाने का सही तरीकाकार क्या है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट जो बज़ाहिर मतलब वो काफ़ी पीरियड से इंसुलिन इंजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे टेक्निक पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है टेक्निक। एक तो ये कि लोग अक्सर ये जल्द पकड़ के यूँ इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। भाई ये इंटरडर्मल इंजेक्शन है, आपने जो लगाना है सब कुटेनियस लगाना है, ताकि वो यानी आपने जल्द के नीचे जाना है, जल्द के अंदर नहीं जाना, उसकी जितनी भी लेयर्स हैं उनको क्रॉस करना है। तो अगर आप 90 एंगल पे लगाएंगे तो वो सीधा सब कुटेनियस जाएगा ना, उसके जल्द के नीचे जाएगा। अगर आप यूँ लगाएंगे तो वो जल्द के अंदर जाएगा, सरफेस पे रहेगा, तो उससे उसकी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक तो ये कि एल्बो से नीचे नहीं जाना, अपर आर्म, ओके ठीक है, इधर भी आपका अपर आर्म, बैक और अपर आर्म। अब आप आ जाए अब्डामन में, तो अब्डामन में आप अब्लाइका से 4 आप ये फिंगर्स छोड़ दें दोनों साइडों पे और लगा लें। ओके, तो बेस्ट साइड इज अब्डामन, पेट, ओके, सेकंड इज अपर आर्म एंड थर्ड इज थाइस। थाइस के जो लेटरल आउटर पार्ट है उन पे भी लगाया जा सकता है। तो ये 3 साइड्स हैं और इन पे आपने उसको ऐसे बनाना है कि फोल्ड उठा के उस पर 90 एंगल पे लगाएं, उसको टेढ़ा ना करें सिरिंज को।
और इसी तरह जब हम इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके फौरी बाद उसको ऊपर कॉटन या कुछ चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं, उससे उसके ऊपर जो कोटिंग होती है नीडल के ऊपर वो उतर जाती है तो वो पेनफुल हो जाती है सिरेंज जो है। तो सिरेंज को आपने वैसे ही कैप करके वापस रख देना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे पेशेंट्स अवॉइड करते हैं इंसुलिन लगा, वो दर्द की वजह से करते हैं ना कि पेन होगी इंजेक्शन, बस यही वजह होती है ना कि बस। हाँ, फियर है जो पहले। इसका बेस्ट तरीका ये है कि डॉक्टर्स को ही एडवाइस करता हूँ और डॉक्टर्स कोलीग्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ये है कि भाई देखिए आप पेशेंट से टीका मंगवा लें अपने क्लिनिक पे, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दें मरीज को और उससे उधर ही समझा के भेजें। अच्छा, जो इंजेक्शन डॉक्टर के कमरे में बेशक लगा के उठते हैं ना, 99% वो कॉन्फिडेंट तक ये तो बात ही कोई नहीं है, पेन तो है ही नहीं। पेन एक्चुअली होती नहीं है इतनी। अच्छा, एक्चुअली आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग इंजेक्टेड। एक्चुअली मैं खुद मुझे तो मैं आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। मैं आई एम टॉकिंग अदर देन डायबिटीज, बट लेकिन ये है कि उसका फियर खत्म किया जा सकता है अगर आप उनको एक्सप्लेन करें, काउंसलिंग करें। अब देखें ना, ब्लड शुगर चेक भी तो आप करते हैं, उसकी पेन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी नीडल बहुत फाइन होती है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी इंसुलिन लगाने का सही तरीकाकार आपने बता दिया कि उसको सरफेस पे नहीं लगाना, आपने अपनी जो स्किन की लेयर्स को क्रॉस करके आगे जो है वो इंजेक्ट करना है। ठीक है। इंसुलिन का एक के बारे में एक जो मिथ है, बड़े लोग कहते हैं कि इंसुलिन को लगाने के बाद उस पर अब लग जाते हैं, यानी कि नशा है क्या एक इंसुलिन, क्या कहेंगे उस पर? क्या इंसुलिन एक नशा है? क्या एनक एक नशा है? क्या इंसुलिन एक नशा है? क्या एनक एक नशा है? मेरा ये सवाल है। अगर ऐनक नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं नजर आएगा। तो अगर आपके टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो वो गशी में मुबतला हो जाएंगे, जिसको हम डायबिटिक कीटोसिडोसिस कहते हैं। इसका मतलब है अगर वो ऐनक नहीं लगाएंगे तो नजर नहीं आएगा, और इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो भी नजर नहीं आएगा। बेहोश हो गए ना। सही बात। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन भी ऐनक की तरह है, जब जरूरत है तो वो इलाज है, साइंटिफिक इलाज है। जब उसकी जरूरत है तो वो साइंटिफिक इलाज है, तो वो फिर नशा तो नहीं ना है, वो इलाज है। सही। और वो पहला और आखिरी इलाज भी नहीं है। अब आप ऐनक लगवाने जाते, कभी पूछा है डॉक्टर साहब मेरा ये आखिरी इलाज है? हालांकि सबको पता है, दोनों को पता है कि ये लगी रहनी है डेली, लेकिन पता नहीं इंसुलिन के बारे में, चूंकि जिसमें नीडल इन्वॉल्व होती है ना, उसके बारे में साइकोलॉजिकली वो एक ये बेसिकली साइकोलॉजिकल है ना, ये नशा नहीं है। भारत मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इंसुलिन एक आबे हयात है। थिंक ऑफ अ टाइम कि जहाँ पे इंसुलिन नहीं होती थी और लोग डायबिटीज़ से मर जाते थे सिसकिया रगड़ रगड़ के, और उनको जब डायबिटीज़ होती तो उनको बंद कर देते थे कमरों में कि खाएं पिए कुछ ना। तो आप देखिए कितना जुल्म था। लेकिन अब देखें इंसुलिन है और उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, उसकी डिलीवरी और उसके साथ रोज़गार वाबस्ता है। आप ये भी देखें भाई, रोज़गार इस तरह वाबस्ता है, कोई इंसुलिन बनाने वाली कंपनी मुलाजम है, कोई उसको प्रमोट करने मुलाजम है, और फिर उसकी नई नई इकसाम है। कि ऐसी डिवाइसें ली जाएँ जो पेनलेस हो। अब देखिए ये जो पेन ईजाद हुए हैं, कितना ईजी है, पेन जेब में डाला चले गए अपने काम पे, जहाँ मर्जी जाए, कराची जाना जहाँ जाना है वहाँ जाके फ्रिज में रख लिया और फिर जब अपनी ज़रूरत है लगा लिया। सही है। तो इसी तरह जो जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको स्कूल में पेन, अपना छोटा सा पेन जेब में डालते हैं या बैग में चले जाते हैं, कोई और वैसे इसमें इसकी अच्छी बात है कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करती, और इतनी कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो इसलिए ये काबिलियत है, और ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट, इस वक्त जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है इंसुलिन। अच्छा, कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या इंसुलिन बेहतर है या गोलियां बेहतर है? तो बताएं। मुश्किल सवाल है ना। मुश्किल सवाल। मेरा ये जवाब है कि जिस चीज़ के साथ आपकी ब्लड शुगर लेवल 100 और 140 के दरमियान रहती है ना, वो आपके लिए बेस्ट है। हाँ। वो टैबलेट्स के साथ रहती है तो ठीक है, इंसुलिन साथ रही तो ठीक है। ये टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही इलाज है, उसमें गोलियां देनी नहीं है। एक दूसरा ये कि आप टाइप 2 में जब इलाज इस तरह कर रहे हैं तो अगर मुज़र असरात टैबलेट्स के आपको नहीं आ रहे, मसलन को मैदा अपसेट नहीं हो रहा या कोई और वजूहत ऐसी नहीं है कि आपने टैबलेट्स को बंद करना है, तो अगर और ब्लड शुगर भी मैं नहीं खा रही है तो फिर दोनों इक्वल पार पे हैं, दोनों एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन सुपीरियर टू मेडिकेशन है। अगर ब्लड शुगर वो मेंटेन कर रही है तो वो भी इतनी सुपीरियर जितनी इंसुलिन है, और उनके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है जो वो खुद किडनीज को डैमेज नहीं करती। हाँ, डैमेज हुए किडनीज में उनको नहीं देना चाहिए। ये दो डिफरेंट बातें हैं। ठीक है। ठीक है। तो लिहाजा
ये प्रूव हुआ कि इंसुलिन एक नशा नहीं है, आबे है याद है, ये आपका ट्रीटमेंट है। Best टाइप 1 treatment के लिए तो खास बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है। अवेलेबल जो इस वक्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते शाम को इसी टाइम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।